हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुधा, दिस इज़ योर साइकोलॉजी क्लास। आज लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, सीडीपी की क्लासेस हमारी चल रही थी, उसमें हमने फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ा था और आज का हमारा टॉपिक है इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि संवेग क्या होते हैं। संवेग संवेग का मतलब होता है यानी संवेग यानी कि वेग के साथ जो शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रिया हमारे शरीर में होती है, उसी को संवेग कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आप समझ गए। संवेग ऐसा टॉपिक है जिसे पढ़ने के लिए हमको सिर्फ इनके कंटेंट को ही समझना ज़रूरी होगा। हर व्यक्ति में संवेग पाया जाता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो और चाहे बड़ा हो गया हो। संवेग एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है जिसमें हमारी बॉडी हमारे माइंड के हिसाब से, मतलब हमारे दिमाग में जो कुछ चल रहा होता है, जो क्रिया हो रही होती है, उसी की प्रतिक्रिया हमारी शरीर देती है, वही संवेग कहलाता है। ठीक है? संवेग शब्द अंग्रेजी के इमोशन से बना है। ठीक है, इमोशन। और इमोशन को अगर हम अलग करेंगे तो जनरल भाषा में ई का अर्थ होता है अंदर से और मोशन का अर्थ होता है वेग के साथ। ठीक है, अंदर से वेग के साथ जो भी हमारे अंदर क्रिया होती है, वेग के साथ उसी की प्रतिक्रिया होती है, उसी को इमोशन करते हैं। जनरली इमोशन कुछ इमोशन ऐसे होते हैं कि जो जन्म के साथ ही हमारे साथ हमारे अंदर रहते हैं और कुछ इमोशन जो होते हैं जो हम बाहर से अडॉप्ट करते हैं। और ये इमोशन ये हैं जैसे डर का, प्यार का, क्रोध का, भूख, प्यास, ऐसे बहुत सारे इमोशंस हैं जो हम चिंता, प्रसन्नता, ये सारे इमोशंस हैं जिनको हम सॉरी, भूख मैंने मूल प्रवृत्ति कह दिया, सॉरी। ये सारे इमोशंस हैं जो हमारे साथ पास जन्म से ही रहते हैं और कुछ हम बाहर के समाज से अडॉप्ट करते हैं, वो मैं आगे के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। जो इमोशन है ये लैटिन के इमोवेयर से उत्पन्न हुआ है, निकला है। ठीक है, ये लैटिन भाषा के इमोवेयर से निकला है। इमोवेयर जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अंदर की भावनाएं या अंदर की प्रतिक्रिया। ठीक है, तो इमोशन हमारे अंदर की वो उद्दीप्त अवस्था होती है जो हमारे अंदर अवस्था बहुत तेजी से निकलती है जिसके कारण हम कोई कार्य कर बैठते हैं और ये अचानक से होती है, ऐसा नहीं है। जब हम किसी अम, अंधेरी चीज में कुछ देख लेते हैं तो हमारे अंदर भय का संवेग जाग उठता है। संवेग मन में हम ये भाव प्रकट करते हैं, हाँ कुछ डरावना है, और प्रतिक्रिया हमारे बाहर से हो जाती है। कई बार हम काँप जाते हैं, आँखें मीच लेते हैं। अगर हम प्यार के इमोशन की बात करें तो हम जैसे अपने माँ-बाप, भाई-बहन जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, उसको देख लेते हैं, तो देखने से हमारे मन में उत्पन्न होता है कि हाँ, हम इसको प्यार करते हैं और हमारे चेहरे पे अपने आप ही खिलखिलाहट या हँसी-सी या मुस्कुराहट-सी आ जाती है। तो इस तरह से हम संवेगों को प्रकट करते हैं, ठीक है? और संवेग के कुछ गुण हैं जिनको हम देखते हैं। यह एक हमारी आंतरिक स्थिति होती है। क्या है? संवेग एक आंतरिक स्थिति होती है। ठीक है? स्थिति क्या होती है? हमारी आंतरिक होती है, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण से बताया। ठीक है? दूसरी चीज़ ये यह एक भावात्मक स्थिति है
जिसमें हमारा शरीर उद्दीप्त होता है, ठीक है? क्या होता है? उद्दीप्त होता है। ये मतलब भावात्मक भाव मन में जगते हैं और शरीर हमारा उद्दीप्त हो जाता है, मतलब जग उठता है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि संवेग एक भावात्मक आंतरिक अवस्था तो है ही, इसके साथ-साथ ये भावात्मक स्थिति है जिससे हमारा शरीर एक्टिव हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है यह जो भावात्मक स्थिति है, इसमें मानसिक सजगता के कारण शरीर प्रतिक्रिया करता है, ठीक है? इस तरह से हम देखते हैं जो हमारा संवेग होता है उसके क्या-क्या मेन सिम्पटम्स होते हैं। संवेग एक आंतरिक स्थिति होती है, हमारे मन की आंतरिक स्थिति होती है जिसमें हमारी बाह्य शक्तियाँ कार्य करती हैं और यह भावात्मक स्थिति हो इसको हम भाव से अपने जोड़ लेते हैं, वो हमारे भावों में आ जाती है जो भी चीज़ हम देखते हैं और उस हमारा शरीर उद्दीप्त होता है मतलब एक्टिव हो जाता है और इसमें मानसिक सजगता मतलब जब हम किसी चीज़ का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, परसेप्शन करते हैं तो परसेप्शन के टाइम ही हमारा जो बॉडी है उसी समय परसेप्शन के अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्ड देती है, ठीक है? इसको थोड़ी-सी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। रब कर देती हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, आजकल सीज़न खराब चल रहा है, थोड़ा-सा कफ हो गया है, कोल्ड एंड कफ से थोड़ी दिक्कत है। थोड़ी-सी हम डेफिनिशन देख लेते हैं। परिभाषाएँ। सबसे पहली परिभाषा हम लेते हैं वुडवर्थ की। वुडवर्थ संवेग वुडवर्थ ने कहा था संवेग आवेश में आने की स्थिति है, ठीक है? संवेग क्या है? वुडवर्थ ने कहा कि संवेग आवेश में आने की स्थिति है। वो स्थिति है जिसमें हमारा शरीर, हमारी बॉडी या हम खुले आवेश में आ जाते हैं, ठीक है? दूसरी डेफिनेशन हम लेते हैं कि संवेग नाम मुझे नहीं याद आ रहा है किसने दिया? उम, आंतरिक भावों का हुआ है प्रकाशन है। एक और परिभाषा है इमोशन इज द कलर ऑफ आवर लाइफ। इन्होंने कहा था इमोशन इज द कलर ऑफ आवर लाइफ कि इमोशंस जो है वो हमारी लाइफ के कलर्स होते हैं। अगर हमारे अंदर इमोशन ही नहीं होंगे, इनकी डिटेलिंग मैं आपको बाद में करूँगी, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर और सच भी है कि अगर हमारी लाइफ में इमोशन नहीं होते हैं, हम रोते नहीं हैं, हँसते नहीं हैं, कोई भाव नहीं प्रकट करते हैं, तो बिल्कुल हम रोबोट से हो जाते हैं। रोबोट भी तो ऐसा ही होता है, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है। इमोशन हमारी फीलिंग ही तो है, फीलिंग के माध्यम से ही हम अपना प्यार प्रकट करते हैं, किसी से गुस्सा ज़ाहिर करते हैं और किसी से ये हम डर दिखाते हैं या किसी से हमारी रिस्पेक्ट होती है
तो हम ये चीज़ें दिखाते हैं कि हमारे अंदर कैसे इमोशंस हैं, और अगर इमोशंस ही हमारे अंदर नहीं रहेंगे, तो हम बिल्कुल रोबोट की तरह काम करेंगे। आए, खाया, पिया, हमें ना टेस्ट की अनुभूति होगी। भई जब हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, कुछ खाने को ही मिला, रख लेते हैं, तो हमें हमारे फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल डाउन से हो जाते हैं। अगर हम लड़ पाते हैं तो लड़ते भी, हाँ, नमक ज़्यादा डाल दिया, चीनी कम कर दी, ऐसे अपने संवेग प्रकट करते हैं। या फिर हम मॉर्निंग से ही इस दिन की शुरुआत की बात कर लें, तो इमोशन हमारे अंदर, कभी हमको बहुत नींद लगी होती है, कोई जगा रहा होता है, भले ही वो मम्मी ही जगा रही हो, तो हमारे अंदर ऐसे इमोशन आते हैं हम कि नहीं क्यों जगा रही, मतलब अचानक से क्रोध आ जाता है। उस समय हमको ये नहीं पता होता कि ये माँ है, बाद में डंडे भी पड़ेंगे। या फिर सुबह उठ के कोई अच्छा-सा नाश्ता मिल जाता है नहाने के बाद, तो मन खुश हो जाता है। तो अगर ये इमोशन ही नहीं होंगे, तो हम बिल्कुल रोबोट की तरह उठेंगे, हमें हमारी जो डेली की रूटीन की चाबी भर दी गई, या हाँ, हम में चिप लगा दी गई, हम उसी तरह के कार्य करते रहेंगे, और हमें किसी तरह के कोई फीलिंग्स नहीं आएँगी। तो हम बिल्कुल एकदम बेकार से हो जाएँगे। नेक्स्ट डेफिनिशन हमारी आती है मैकडूगल की। इमोशन केंद्रीय मूल प्रवृत्तियों का आवश्यक व अपरिवर्तनशील अपरिवर्तनशील पहलू है, ठीक है। मैकडूगल ने कहा था इमोशन जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, भूख, प्यास, काम, क्रोध, इस तरह की जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, उसका आवश्यक और अपरिवर्तनशील पहलू है। उसके लिए, हमारी मूल प्रवृत्तियों के लिए इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी है, जिसको ना हम किसी तरह से चेंज कर सकते हैं, और ना ही ऐसा है कि उसके बिना हमारा काम चल सके। तो इसलिए इसको कहा गया कि आप मतलब अपरिवर्तनशील और आवश्यक पहलू है। रॉस ने देखिए क्या कहा, रॉस के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है, वह अवस्था है जिसमें भावात्मक पक्ष की प्रधानता होती है। रॉस साहब ने भी यही कहा था कि यह संवेग जो हमारा कॉन्शियसनेस है, उसकी मतलब उसका वह लेवल है जिसमें हमारे जो इमोशंस होते हैं, भाव होते हैं, उसकी प्रधानता होती है, ठीक है। तो इस तरह से डेफिनेशन का मतलब ये है कि एक तो आप अर्थ समझ जाते हैं, दूसरे कई कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि संवेग आवेश में आने की स्थिति है, या किसने कहा था, तो ये वुडवर्थ ने कहा था, या ऐसे पूछ लिया, मैकडूगल का भी पूछा जाता है कि इमोशंस क्या है, केंद्रीय मूल प्रवृत्तियों के संबंध में इमोशन को किसने डिफाइन किया था, तो मैकडूगल ने किया था। और किसने इसको कॉन्शियसनेस या सामयिक चेतना की अवस्था बताया था, का भावात्मक पक्ष बताया था, रॉस साहब ने बताया था। तो इस तरह से डेफिनेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इस पे आप ध्यान दे लीजिएगा। नोट्स थोड़ा थोड़ा आप बनाते रहिएगा, क्योंकि इसके नोट्स इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रीड डाउन नोट डाउन कर लीजिए, और रीडिंग करिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। कोई डाउट्स आते हैं, डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में डालते रहिएगा, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि कुछ चीजें जो हमारे मनोवैज्ञानिकों ने कहा था, वॉटसन ने कहा था, इससे संबंधित क्वेश्चन आया है। वॉटसन
इन्होंने कहा था कि 3 तरह के इमोशन आगे इमोशन जन्म से ही पाए जाते हैं। कौन-कौन से हैं? डर, क्रोध और प्यार, जिसको जनरली कई बार पूछ लिया जाता है FAL, यानी कि फेयर, एंग्रीनेस, लव। ठीक है? ठीक है? इस तरह के और अगर हम मैकडूगल की बात करें तो मैकडूगल ने 14 तरह की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। ठीक है? इन सारी मूल प्रवृत्तियों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये मूल प्रवृत्तियां कौन-कौन सी है मैकडूगल की। वैसे मैकडूगल की सीटेट में तो खास तौर से इसके बारे में कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हाँ, टेट में पूछा गया है। तो उसके लहजे से आप देख लीजिएगा, मूल प्रवृत्तियां 14 तरह की होती हैं मैकडूगल के अनुसार, और वॉटसन ने जन्म से 3 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का जिक्र किया था। आप फॉल से याद कर दीजिएगा, फेयर, एंग्रीनेस, लव। 3 तरह की, डर, क्रोध और प्यार। ठीक है? अब हम कुछ चीजें और इमोशंस के बारे में जान लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। इमोशंस के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ जान लेनी चाहिए कि इमोशंस जो होते हैं उनको कभी दबाया नहीं जाना चाहिए। दमित जब जो हमारी दमित इच्छा होती है वो अंदर ऐसा नहीं है कि दब के हम अपने इमोशंस को दबा के जो अपने आस-पास का माहौल है उसको कंट्रोल में कर लेंगे, कंट्रोल में नहीं कर पाएँगे। जितना ही हम इमोशन दबाएँगे वो कहीं न कहीं दब के हमारे अचेतन मन में चला जाएगा, और कभी वो फ्यूचर में कभी बहुत उग्र रूप धारण कर सकता है। चाहे वो प्यार का इमोशन हो, चाहे क्रोध का हो, किसी भी तरह के इमोशंस को दबाया नहीं जाना चाहिए। ठीक है? अब हम विशेषताओं की बात करते हैं। हाँ। प्रत्यक्षीकरण का उत्पाद। पहला है हमारा प्रत्यक्षीकरण का, यानी परसेप्शन का। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इमोशंस होते हैं वो एग्ज़ैक्टली आते कहाँ से हैं? जब हम किसी चीज़ का परसेप्शन करते हैं। बगैर परसेप्शन के जब हम, कई बार ऐसा होता है, बहुत कम ही ऐसा होता है कि हम बातों को सोचते हैं, तो हम में इमोशंस जागते हैं, वो फीलिंग हो जाती है। पर ज़्यादातर जो हमारे इमोशंस होते हैं वो प्रत्यक्षीकरण का उत्पाद होते हैं। मतलब जब हम किसी चीज़ का परसेप्शन करते हैं तो परसेप्शन के बाद ही हमारे अंदर इमोशंस आते हैं। ठीक है? दूसरा हमारा है कि अ, या हमारी मूल प्रवृत्ति व उत्तेजना से जुड़े होते हैं।
ठीक है? जो हमारी ये संवेग जो होते हैं वो हमारी मूल प्रवृत्ति जो हमारी होती हैं उनसे और हमारी उत्तेजना से, इन दोनों से जुड़े हुए होते हैं। जब हमारी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, उनसे कोरिलेट होते हैं। इस तरह से कोरिलेट होते हैं कि जैसे हमको भूख है, भूख का अनुभव जब हमें हमें होता है तो हम अब हमारी बॉडी में रिएक्शन आता है कि हाँ, हमको खाना चाहिए और खाना मिल जाता है तो हम हैप्पी हो जाते हैं, खाना नहीं मिलता है तो हमारे अंदर एंगर आ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो मूल प्रवृत्तियों से और उत्तेजना से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है? जो संवेग होते हैं, संवेग स्थूल वस्तु या परिस्थिति से जुड़े होते हैं। संवेग जो होते हैं किसी स्थूल मतलब कोई दिखने वाली चीज़, कोई सामान्य चीज़ उनसे भी जुड़े हुए होते हैं या जो आस-पास की हमारी परिस्थिति होती है उससे जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट हमारा है जो संवेग हैं, संवेग सब्जेक्टिव होते हैं। होते हैं या पर्सन टू पर्सन एडॉप्शन पर डिपेंड होते हैं, ठीक है? हाँ, यहाँ कहा जा रहा है कि संवेग जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होते कि हाँ, हर किसी के साथ होना है, ये नहीं, ये नहीं। ये सब्जेक्टिव होते हैं, ये कैसे आपने एडॉप्ट किया है, उस पर डिपेंड करता है, किस चीज़ का आपने परसेप्शन कैसा किया है। जैसे ये मैंने एक लाल पेन है मेरे पास, एक ब्लैक है, तो दोनों का हम ये देखते हैं कि कैसे सब्जेक्टिव होते हैं। एग्ज़ाम्पल देखिए, मेरे पास एक रेड मार्कर है, एक ब्लैक मार्कर है। तो जब रेड मार्कर की बात होती है तो हमारे मन में इसको हमने कैसे अडॉप्ट किया है? हमारे मन में ये भाव आता है, हमने इस तरह अडॉप्ट किया कि हाँ, रेड मार्कर मिल गया, मुझे तो अच्छा है कि मैम लेके आई हैं तो अच्छे-अच्छे फ्लावर बनाएँगी। अच्छी-अच्छी चीज़ें बोर्ड पे लिखेंगी या मैम हो सकता है कि अच्छी चीज़ कुछ बनाएँ, रेड बहुत अट्रैक्टिव कलर होता है बच्चों के लिए। और किसी ने इसका परसेप्शन किया कि मैम रेड पेन लेके आई हैं या रेड मार्कर लेके आई हैं तो नंबर हमारे मैम किस पेन से चेक करती हैं? रेड पेन से। तो ऐसा तो नहीं कॉपी चेक करने आई हैं, टेस्ट कुछ लेंगी और मैंने तो तैयार ही नहीं किया, मुझे 0 नंबर मिलेगा। अगर ब्लैक मार्कर चलाती हूँ तो ब्लैक से वो कुछ बच्चों को ब्लैक अच्छे नहीं लगते, मैम को तो येलो ब्लू मार्कर भी मैम को लाना चाहिए था। मैम अगर पर्पल मार्कर लाती तो वो भी अच्छा था। तो या ग्रीन मार्कर होना चाहिए। तो इसी के बेसिस पे लोग कैसे इसको अडॉप्ट करते हैं, उसी हिसाब से उनके अंदर संवेग जागते हैं, ठीक है? ये सब्जेक्टिव होता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि किसने किस तरह की चीज़ें अडॉप्ट की है। जैसे इस मार्कर को किस तरह से उसने अडॉप्ट किया है कि मुझे इसका जैसे मान लीजिए किसी को 10,000 रुपए मिल गए, तो 10,000 रुपए मिले तो एक व्यक्ति होता है उसकी सोच ये होती है कि अब मुझे 10,000 रुपए मिल गए हैं, मैं जाके बहुत अच्छी-अच्छी बुक खरीदूँगा। जैसे एक हम किसी स्टूडेंट्स की ही बात कर लें, अच्छी बुक खरीदूँगा, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ूँगा, पढ़ के बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाऊँगा। दूसरा आदमी वही 10,000 रुपए पाता है वही दूसरा स्टूडेंट है, तो उसे लगता है कि 10,000 रुपए तो मुझे मिल गए। अब मुझे क्या काम इसका कुछ सामान ले अगर उसका बिज़नेस माइंड है, तो वो कहेगा कि मैं इसका कुछ सामान लेके थोड़ा-सा बिज़नेस स्टार्ट कर दूँ पढ़ने-लिखने का। अगर उसका पढ़ाई में नहीं मन है, पढ़ने-लिखने का क्या फ़ायदा? तीसरा, अगर उसी 10,000 रुपए को पाता है तो वो एडॉप्ट करेगा कि अरे 10,000 रुपए मिल गए, चलो मौज-मस्ती करते हैं, आज का दिन काटते हैं, क्या करना है? कल का कल देखा जाएगा। तो किसने जो सिचुएशन है उसको किस तरह से एडॉप्ट किया है, तो उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए कहा जा सकता है जो संवेग होते हैं वे सब्जेक्टिव होते हैं, पर्सन टू पर्सन डिफर होते हैं, डिपेंड करते हैं। कुछ चीज़ें और हैं मैं यहाँ लिखती हूँ।
कि संवेग जो होते हैं प्रत्येक जीवित प्राणी में, जीवित प्राणी में संवेग होते हैं। ठीक है, संवेग जो होते हैं प्रत्येक जीवित प्राणी में होते हैं, चाहे तो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा है और बहुत बुढ़ापे की कंडीशन में है, दोनों कंडीशंस हो या बीच की कंडीशन हो, पागल है या सीधा है या बहुत मंद बुद्धि है, जैसा भी बच्चा है, प्रत्येक जीवित प्राणी में संवेग होते ही होते हैं। ठीक है, और संवेग अचानक से उत्पन्न व स्वतः धीरे धीरे समाप्त होते हैं। संवेग जो होते हैं हमारी बॉडी में अचानक से उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को बार-बार मैंने आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने किसी चीज़ का परसेप्शन या आपने किसी चीज़ का परसेप्शन किया और तुरंत ही वो संवेग आ गया। हमने जैसे अंधेरे में रस्सी को देखा, तो तुरंत हमारे मन में डर आ गया कि ये साँप है। लेकिन जैसे-जैसे हम उसका परसेप्शन धीरे तो डर का संवेग तो हमारे अंदर अचानक से आ गया, तुरंत आ गया। जैसे हमने परसेप्शन किया और धीरे-धीरे जैसे हम उसके पास जाते हैं, उसको परसेप्शन करते हैं कि नहीं ये साँप नहीं रस्सी है, तो वो धीरे-धीरे अपने आप समाप्त हो जाता है, ठीक है? अब थोड़ा-सा हम ये देख लेते हैं कि क्या-क्या कारण होते हैं। हाँ, विद्यार्थियों में संवेगात्मक तनाव के कारण। आजकल का जो माहौल है वो हम साइकोलॉजी पढ़ ही सीडीपी का के क्वेश्चन या सीडीपी का पेपर इसलिए ही आता है खास तौर से टीचिंग रिलेटेड एग्जाम में कि जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझ सके। तो उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनमें संवेगात्मक तनाव क्यों आते हैं? इमोशनल स्ट्रेस उनके अंदर किस तरह से आता है, क्या कॉजेज़ हैं? पहला तो हो जाता है कि योजन व्यावसायिक चुनौतियाँ, ब्लैक मार्कर आज मेरा कुछ धोखा दे रहा है। तीसरा आपका है, मैं रेड से ही लिख देती हूँ। शारीरिक स्वास्थ्य, शैक्षिक उपलब्धियाँ, मित्रों का समूह। अब इन चीज़ों की मैं थोड़ी डिटेलिंग आपको बता देती हूँ कि संवेगात्मक तनाव के एक और है, इसको बोलेंगे सामाजिक व आर्थिक स्थिति। ठीक है?
अब हम देखते हैं कि संवेगात्मक तनाव स्टूडेंट्स में क्यों होते हैं। पहला है विद्यालय में कुसुमायोजन। जब बच्चा विद्यालय में जाता है तो वो उसका एडजस्टमेंट अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो अगर उसके हिसाब से उसको विद्यालय का माहौल मिलता है जैसा वो चाहता है। हर बच्चों की अलग-अलग मानसिक स्थिति होती है, मानसिक स्थिति के हिसाब से उसको टीचर समझा पाती है या उसकी मानसिक स्थिति को टीचर समझ पाती है या नहीं समझ पाती है। कई बार ऐसा होता है उसके साथ जो बच्चे बैठते हैं या टीचर के पढ़ाने का तरीका जो होता है उसमें वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो वो संवेगात्मक तनाव से गुजरता है। उसको कई बार ये नहीं पता लगता है कि ये सामने वाले की गलती है या मेरी है। कई बार बच्चों को यही गिल्टी फील होती है कि मुझे ही नहीं समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो वो संवेगात्मक तनाव में आ जाता है। दूसरा चीज़ है हमारा व्यावसायिक चुनौतियाँ। जब बच्चा पढ़ने जाता है तो उसके सामने छोटी क्लासेस में जब बच्चा अननोन होता है, बहुत मासूम होता है, उन चीज़ों को छोड़ दिया जाए। जब वो थोड़ा बहुत समझने लायक होता है तो उसके समझ में यही आता है कि अब मुझे मैं विद्यालय आ रहा हूँ, मुझे पढ़ के फला ऑफ़िसर बनना है। माँ-बाप भी उसके ऊपर अपने सपने जो होते हैं, सपने थोपते हैं कि बच्चा तुझे बड़े होके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है। छोटी चीज़ तो कभी माँ-बाप जल्दी सोचते भी नहीं, मैं भी नहीं सोचती हूँ। आम ह्यूमन नेचर है ये कि हम बड़ी चीज़ें ही सोचते हैं, तो हम अपने सपने बच्चों पे डाल देते हैं। तो उनका बच्चा वो करने में सक्षम है कि नहीं है, बच्चे की मानसिक स्थिति को बहुत कम सोचते हैं। हमको लगता है कि बच्चे के अंदर ऐसे मनोभाव डालते रहेंगे, तो वो अच्छी फ़ील्ड में चलता जाएगा। मेबी बच्चे को कुछ और पसंद हो या जिस चीज़ को हम चाह रहे हैं कि बच्चा हमारा हासिल करे, उसके लिए वो कैपेबल ना हो। तो ये समझ माँ-बाप में भी होनी चाहिए, जिससे बच्चे को ऐसे तनाव से निकाला जा सके। तो बच्चों के सामने ऐसी व्यावसायिक चुनौतियाँ आती हैं कि वो किस व्यवसाय को अपनाए। उसका मन जो कर रहा है, उसको अपनाए या माँ-बाप जो प्रेशर डाल रहे हैं, उसको अपनाए या जिसको वो खुद भी चाह रहा है, वो कई बार जिस व्यवसाय को में वो जाना वो खुद चाह रहा है, उसके लिए भी कैपेबल नहीं होता है। तो इस तरह की व्यावसायिक चुनौतियाँ स्टूडेंट्स के सामने आती हैं, तो स्टूडेंट्स जो हैं तनाव में आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है शारीरिक स्वास्थ्य। आजकल शारीरिक स्वास्थ्य बहुत मायने रखता है। बच्चों को जंक फूड की आदत लग गई है। वो बाहर का खाना खाते हैं, आउटिंग पे जाते हैं, तो इस सब तरह से हेल्दी खाना अगर खाना भी चाहें तो इतनी मिलावट की चीज़ें आती हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य उनका प्रभावित होता है। शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होने से वो उनका मेंटल लेवल जो है उतनी वही कहते हैं ना स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जब स्वस्थ शरीर ही नहीं रहेगा तो उनका मस्तिष्क कैसे स्वस्थ रहेगा? तो इस तरह से शारीरिक स्वास्थ्य भी संवेगात्मक तनाव का कारण बनता है। नेक्स्ट हमारा है शैक्षिक उपलब्धि। जब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, बहुत मेहनत करता है, कई बार उसका मानसिक स्तर उतना अच्छा नहीं होता है जितना उसको उसका होना चाहिए या उसके सहपाठियों का होता है, तो उसकी शैक्षिक उपलब्धियाँ थोड़ी डाउन हो जाती हैं और शैक्षिक उपलब्धियों के चलते वो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करता है। सॉरी। तो शैक्षिक उपलब्धियाँ उसके संवेगात्मक तनाव का कारण बन जाती हैं। फिर नेक्स्ट आता है मित्रों का समूह। बच्चे की मित्र मंडली कैसी है? वो कैसे मित्रों के साथ रह रहा है? कुछ अय्याशी करने वाले मित्र होते हैं, कुछ सिखाने वाले होते हैं, "भई आए हो मौज-मस्ती करके जाओ, माँ-बाप का तो काम है डाँटना, पढ़ाना है।" या टीचर तो कहती रहेगी, "तुम अपने हिसाब से काम करो, हम तो ऐसे करेंगे।" कुछ मतलब पारिवारिक कुछ लोगों का पारिवारिक माहौल ही ऐसा होता है कि पढ़ना-लिखना पर ज़्यादा जोर नहीं होता है, बेटे जाओ तुम खुश रहो, अय्याशी करो। तो उस तरह से जैसे उसका समूह है उसी से प्रकार से वो हो जाता है, पर उसके परिवार की स्थिति उस तरह से नहीं होती है, तो वो समूह जो होता है उसके संवेगात्मक तनाव का कारण बन जाता है। नेक्स्ट आता है सामाजिक व आर्थिक स्थिति। बच्चे की जो स्टूडेंट्स है उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है? और उस आर्थिक स्थिति के अनुसार वो अपना एडजस्टमेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। एडजस्टमेंट अगर अच्छा हो जाता है फिर तो तनाव नहीं होते हैं। अगर ये दोनों एडजस्टमेंट अच्छे नहीं होते हैं और उसकी आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है, तो वो अपना ढंग से सर्वाइव नहीं कर पाता है। सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो उसका समाज में भी एडजस्टमेंट खराब हो जाता है। तो इन दोनों की वजह से वो संवेगात्मक तनाव का शिकार हो जाता है। ठीक है? इस तरह से हमने ना जाना कि किस तरह से हम संवेगात्मक तनाव के कारण स्टूडेंट्स में क्या-क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल ऑफ
इमोशन, इमोशन को कंट्रोल क्या है? पहली चीज इसमें आती है इमोशन को कंट्रोल में कैसे करें? इच्छाओं का दमन, सामाजिकता। तीसरा आता है कि काम में लगना। चौथा डिस्प्लेस करना। पांचवा है कि ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल में कैसे किया जा सकता है? इच्छाओं का दमन। पहला तो है कि जो हमारी इच्छाएं हैं, जैसे हम बहुत अच्छा रहन-सहन करना चाहते हैं, बहुत कार में घूमना चाहते हैं, कार से स्कूल जाना चाहते हैं, या हमारे बहुत बड़े-बड़े सपने हैं, तो उन सपनों का दमन कर दिया जाए। पर मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि इच्छाओं का दमन नहीं करना चाहिए कभी, ये सही प्रोसेस नहीं है कंट्रोल में करने का। क्योंकि इच्छाओं का जब हम दमन कर देंगे, तो हमारे अंदर अचेतन मन में हमारे अंदर कभी ना कभी वो उभर आएगी। जब कोई किसी चीज़ को हम दबाते हैं, बहुत दिनों तक पड़ी रहती है, उभरेगी तो वो बहुत विकराल रूप लेके उभरेगी। तो इसलिए ये इससे इमोशन का कंट्रोल तो उस समय हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में इसके बहुत ड्रॉबैक्स आ जाएँगे, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। दूसरा सामाजिकता, सामाजिकता दिखाने में हमें सामाजिकता में मिल जाना चाहिए अपनी कि सामाजिकता की दृष्टि से क्या सही है, क्या गलत है, उसको समझ लेना चाहिए। जब हम चीज़ें समझ जाएँगे, तो हमें अपनी इच्छाओं का दमन भी नहीं करना पड़ेगा और इमोशन हमारे कंट्रोल में आ जाएँगे। नेक्स्ट है काम में लगना। जब हमारे अंदर कोई इमोशन आता है, जैसे हमें बहुत तेज गुस्सा आई, जब गुस्सा आई तो हम किसी और काम में लग जाएं, उस समय पढ़ने बैठ जाएं या किसी के फ्रेंड के साथ घूमने निकल जाएं, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं, कहीं कोई कॉमेडी शो देखने लगे, तो हमारा माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है। तो डाइवर्ट हो जाने से इमोशंस जो होते हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं, हमें हमारा गुस्सा कम हो जाता है। डिस्प्लेस करना, जो हमारे इमोशंस हैं उनको डिस्प्लेस कर दें। डिस्प्लेस करने का मतलब है कि जैसे जिस जगह पे हमारे अंदर बहुत एग्रेशन आ गया है, तो एग्रेशन आया कि हम फला आदमी को मार दें, मार के अब मुझे ये मंजिल प्राप्त कर लेनी है। तो उसकी जगह पे हम जो हमारा ध्यान है अपना डाइवर्ट कर लें। किस पे डाइवर्ट कर लें? कि मैं खूब स्टडी करके खूब बड़ा ऑफिसर बनूँगा, फिर उसको जेल पहुँचा दूँगा। तो ये आपने जो आपका इमोशन है उसको आपने डिस्प्लेस कर दिया, और डिस्प्लेस करने से इमोशन आपका डिस्प्लेस हो गया, और आप पढ़ने में लग गए। उससे लड़ाई झगड़े का जो आपका मन में ध्यान आ रहा था वो हट गया। नीक है अपने संवेगों को दूसरे माध्यम से निकालना। आपके जो संवेग हैं वो आपका आपको बहुत ये समझिए माँ की बहुत याद आ रही है, आपको बहुत प्यार आ रहा है, तो आप जाके किसी भी बूढ़ी औरत को किसी वृद्धाश्रम में जा सकते हैं, और वहाँ जो बूढ़े हैं उनके भावों को समझकर, और उनके उनके साथ बैठकर, उनकी भावनाओं से मिलकर, उनकी बातें समझकर मतलब दूसरे माध्यम से अपने संवेग निकाल सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह से हम देखते हैं। एक और है रिग्रेशन। रिग्रेशन भी इसी तरह से हम अपने चीज़ें रिग्रेट करके अपने संवेग को कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है? जैसे हमने आपको बताया था कि संवेग जो होते हैं, संवेग सब्जेक्टिव होते हैं। तो उसको किस तरह से कंट्रोल मतलब वो सब्जेक्टिव होते हैं, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं कि किस तरह से किसने अडॉप्ट किया है। तो उनकी अडॉप्शन को लेके कहा गया था कि किसने कहा था? अरस्तू ने।
but to be angry with the right person with right degree at the right time, right time to the right purpose, and in the right way, and that is not easy। जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो अरस्तु का कहना था, एरिस्टोटल का, यानी कि अरस्तु ने कहा था, एनीवन कैन एंग्री, दैट इज इजी। कोई भी गुस्सा कर सकता है, वो बहुत इजी है, क्योंकि हर आदमी को गुस्सा आता ही आता है। किसी किसी को बहुत नॉर्मल सी बात पे भी गुस्सा आ जाता है, किसी किसी को बहुत टिपिकल बात पे गुस्सा आता है, बहुत देर में गुस्सा आता है, पर गुस्सा तो देखिए सबको आता है। तो कोई भी गुस्सा हो सकता है, ये बहुत इजी है। बट टू बी एंग्री, टू बी एंग्री विद राइट पर्सन, किस राइट पर्सन के साथ गुस्सा होना, राइट डिग्री में गुस्सा होना, और राइट टाइम में राइट पर्पस के साथ गुस्सा होना, राइट वे में, ये इजी नहीं है। जैसे गुस्सा हम कर सकते हैं, वो तो बहुत आसान है, पर किस व्यक्ति के साथ गुस्सा करना है, किस समय पे करना है, किस डिग्री में करना है, मतलब किस तरह का, कितनी हद तक गुस्सा करना है, किस टाइम करना है, और आपका पर्पस क्या होता है, और किस वे में आपको अपना गुस्सा दिखाना है, ये चीजें इजी नहीं होती हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा गुस्सा ना ही करें तो अच्छा होगा, ये मैं कह रही हूँ आपको। तो ये इस तरह से अरस्तु ने ये बातें इसके बारे में बताई थी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इमोशंस की थ्योरीज डिस्कस करेंगे, जेम्स लान के सिद्धांत, कैनन के सिद्धांत हैं, और एक दो सिद्धांत हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो टीचर्स हैं उनके क्या रोल होते हैं इमोशंस में, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। किसी तरह के एक्सप्लेनेशन में कुछ आपको दिक्कत हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करूँगी। और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है सभी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम में। और टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम के साथ ही अब तो साइकोलॉजी कई सारे एग्ज़ाम्स में आती हैं, तो इस पर्पज़ से भी आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से समझिए, और आगे के इसके पहले के वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में पा जाएँगे, वो भी आप देखते रहिए। इसके अलावा हमारे चैनल पे सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड आप 10 का दम देख सकते हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, इसके साथ ही आप हमारा पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स की क्लासेस, और जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उस सबसे रिलेटेड वीडियो भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और सभी आने वाले एग्जाम्स के की तैयारी के पर्पज से बहुत ही उपयोगी है। और सारे वीडियो आप देखते रहिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब तो तुरंत कर लीजिए, और खूब पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी मंजिल को प्राप्त करिए। धन्यवाद।